4.6 जानने वाले हैं। इसके इंट्रोडक्शन में दो चीज़ें के बारे में आपको जानना है, संगत, ठीक है, और एक जानना है असंगत। ये दो चीज़ों के बारे में जानना है। संगत को हम लोग बोलते हैं कंसिस्टेंट, ठीक है, क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट, ठीक है मेरे भाई। और असंगत को हम बोलते हैं, खाली इन लगा देंगे और कंसिस्टेंट लगा देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया, ठीक है। ये दो चीज़ों को ही समझना है। अगर मान लो हम लोग के पास एक समीकरण दिया है, एक इक्वेशन दिया है, ठीक है, ध्यान समझना, एक इक्वेशन दिया है जिसे कि इक्वेशन कैसे लिखते हैं, a1x, ठीक है, प्लस में b1y प्लस में c1z बराबर में क्या है, d1 है, ठीक है। a2x प्लस में b2y प्लस में c2z बराबर d1 है, ठीक है। ये मैं क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि ये किसी भी इक्वेशन को, किसी भी समीकरण को ये लिखने का तरीका बताता है मेरे भाई, ठीक है। d3 है। अब इसको आप ब्रेक करके कैसे लिखोगे, ध्यान से समझना। मान लो a बराबर तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, a बराबर तुम्हारे पास a1 b1 c1, a1 b1 और c1, ठीक है, a2 b2 और c2, a3 b3 और c3 हो गया, ठीक है। इसको a मान लिया। जो इसमें अचर पद हैं उसको क्या मान लेंगे, हम x मान लेंगे, ठीक है मेरे भाई। कोफिशिएंट वाला x है, y है और z है। हम इसको पंक्ति वाइज नहीं लिखेंगे, स्तंभ वाइज लिखेंगे, यानी खड़े खड़े, ठीक है, यानी कॉलम वाइज। और इसको हम b मान लेंगे। b क्या है, d1, ठीक है, d2 और d3 है। इसको भी हम स्तंभ वाइज लिख लेंगे। इतना अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। एक इक्वेशन दिया था बेसिकली, अब इस पर क्वेश्चन करोगे ना समझ में आ जाएगा कैसे लिखना है, बट ध्यान से समझो। अब यहाँ पर लिखने का एक तरीका और होता है, ax बराबर b, कहने का मतलब क्या है, इन दोनों को गुणा में लिख दोगे और बराबर के बाद b को लिख दोगे, ठीक है। कैसे लिखोगे ध्यान से समझो, लिखने का तरीका है, लिख सकते हो, लिखने का तरीका, लिखने का तरीका। मैं कोई भी इंट्रोडक्शन बताता हूँ ना भाई, बहुत डीपली बताता हूँ, तो तुम्हें समझ में अच्छे से आ रहा होगा। a1 है, ठीक है, b1 है, c1 है, a2 है, b2 है, c2 है, a3 है, b3 है और c3 है, ठीक है। इसको लिख लिया। इसके गुणा में किसको लिखना है, x को। x क्या है, x है, y है और z है। बराबर में क्या लिखना है, b वाले पार्टी को, d1 d2 और d3। इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया। अब इसमें दो केस आपको बस समझना है। ये तो बस लिखने का तरीका था जो मैंने आपको अच्छे से समझाया। इसके दो केस हैं, ठीक है, दो केस को समझ लो, अच्छे से समझ में आपको आ जाएगा। केस पहला क्या कह रहा है मेरे भाई, यदि a एक व्युत्क्रमणीय अवयव है तो इसके व्युत्क्रम का अस्तित्व है, ठीक है। ये तुम्हारा पहला केस है, यानी कहने का मतलब क्या है कि डिटर्मिनेंट ऑफ a बराबर नॉट जीरो, जीरो के बराबर नहीं आएगा, ठीक है। a x बराबर हमने एक चीज़ बताया था b, ठीक है, ये पहले केस में आता है। इसको अगर आप सॉल्व करोगे, a इन्वर्स निकालोगे, a x बराबर b है तो x का इन्वर्स आप निकालोगे। इन्वर्स मतलब a इन्वर्स ऐसे लिखा जाता है। मान लो इसका इन्वर्स निकाल रहे हो तुम, ठीक है, इसको मान लो सॉल्व आउट करोगे तो दोनों तरफ तुम क्या करोगे मेरे भाई, दोनों तरफ a इन्वर्स ले क्या कर देंगे, हम गुणा करेंगे, क्योंकि a इन्वर्स किसी में दिख नहीं रहा है, ठीक है। तो गुणा करने पर हम क्या कर देंगे, इसमें भी a इन्वर्स का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, a इन्वर्स ax हो जाएगा, ठीक है। बराबर के बाद क्या है, b है, तो b में भी हम a इन्वर्स ले क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। इतना समझ में आपको आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ समझना, a इंटू ए इन्वर्स किसके बराबर होता है, i के बराबर होता है। और एक i को हम एक भी कह सकते हैं, समझना ध्यान से, ठीक है। तो यहाँ से तुम्हारा a इन्वर्स a किसके बराबर आ गया, i के, और इंटू में x बराबर, यहाँ से तुम्हारा ये जस का तस रह जाएगा, b इंटू ए इन्वर्स, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, राइट। अब यहाँ से ये जो एक मान लोगे i को, तो x में एक का गुणा करोगे x रह जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, ठीक है, b इंटू ए इन्वर्स, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो, या x बराबर a इन्वर्स b भी लिख सकते हो इस तरह से। तो सॉल्व आउट हो गया, बस यही समझना था। अभी आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, मान लो 20% 30% समझ में आया, आगे जब क्वेश्चन करूंगा समझ में आ जाएगा। अब देखो एक चीज़ मैं यहाँ पर डायरेक्ट बताता हूँ, बात खत्म। अब आता हूँ, इस पे ध्यान मत देना। इधर देखो, अगर डिटर्मिनेंट ऑफ a बराबर तुम्हारा डिटर्मिनेंट ऑफ a निकालते हो, ठीक है, जीरो के बराबर नहीं आता है। अगर मान लो तुम्हारा डिटर्मिनेंट ऑफ a -1 ही आ जाता है, या 2 आता है, या 4 आ जाता है निकालने के बाद, तो ये क्या होता है, संगत हो जाएगा। इतना ही छोड़ देंगे, आंसर हो गया, ठीक है। लेकिन अगर आगे क्वेश्चन अगर हम सॉल्व करेंगे, आगे होगा, आप देखोगे ना 4.6 में तो होगा क्वेश्चन। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ a बराबर तुम्हारा 0 आ जाता है, क्या आता है मेरे भाई, 0, तो फिर इसको आगे सॉल्व करोगे और क्या लगाओगे, एडजॉइंट ऑफ a इंटू b, और फिर उसके बाद जब सॉल्व करोगे तो ये भी किसके 0 के बराबर नहीं आएगा।
आई होप आपको समझ में आ गया इंट्रोडक्शन। तो जब जीरो आ जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालेंगे हम लोग बेसिकली कंपैरिजन करके सॉल्यूशन का, जो हमारे पास यानी कि जो हमारे पास इक्वेशन गिवन दिया है, समीकरण दिया गया है, तो उसको जब सॉल्व आउट करेंगे और जीरो के बराबर नहीं आएगा, ठीक है मेरे भाई, तो संगत हो गया। जीरो के बराबर नहीं है संगत, और जीरो के बराबर आ गया तो क्या हो जाएगा, असंगत हो गया। लेकिन इसको आगे सॉल्व आउट करेंगे हम लोग, ठीक है, इस वाले को लगा के। बस समझ में आ गया, क्वेश्चन करेंगे सब समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर पहला है, संगत और असंगत में वर्गीकरण करना है। ठीक है, संगत असंगत आपको बताना है। जो क्वेश्चन है पहले उसको समझो। क्वेश्चन क्या है, x प्लस 2y बराबर के 2 है और 2x, ठीक है, प्लस का 3y बराबर का 3 है। यहाँ पर 2x है मेरे भाई, ठीक है। पहले इसको कंपैरिजन करो, कैसे लिखेंगे, a1x, ठीक है, उसके बाद हम क्या लिखते हैं, b1y प्लस में, ठीक है। अगर एक और प्लस में होता तो उसको c1z कर देते, बराबर में क्या है, d1 है, ठीक है, d1, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखोगे, a2x प्लस b2y बराबर में क्या है, d2 है। ए लिखने का तरीका होता है, और हम बताए थे कि ax बराबर b ऐसे लिखाता है, ठीक है, ये नियम होता है। केस 1 में मैंने आपको इंट्रोडक्शन में समझाया ना, तो वही चीज़ें थी। छोड़ो इसको, पहले इतना आपको समझ में आ गया ना। अब देखो, यहाँ से तुम a बराबर लिखोगे, a बराबर तुम्हारा संख्या क्या था, x के पीछे क्या छिपा है, 1 है, क्योंकि 1 में x से गुणा करोगे तो x ही रह जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या है, 2 है, फिर यहाँ पर क्या है, 2 है, फिर इसके जगह पे क्या है, 3 है, हमने बना दिया। अब तुम्हें पता है x क्या बनता है मेरे भाई, x बराबर क्या बनेगा, x और y के फॉर्म में, सिर्फ क्वेश्चन है तो x और y के फॉर्म में हमने लिख दिया। b क्या बनेगा, ध्यान समझना, d1 और d2, ठीक है। d1 d2 कब काम करता है, देखो जब डिटरमिनेंट ऑफ a निकालेंगे और ये जीरो आ जाएगा ना, मान लो इसको सॉल्व आउट करेंगे, अगर इसका आंसर जीरो आता है तब आगे d1 और d2 का काम होता है, वरना इसका काम अभी नहीं होता। देखो जैसे मान लो इसका डिटरमिनेंट ऑफ a निकाल रहे हैं, तो तीसरे तीसरी गुणा करके घटा देते हैं। तुम्हें पता है 1 में 3 का गुणा करा 3 और 2 में 2 का गुणा करा 4, तो यहाँ पर -1 आ गया। यानी कहने का मतलब क्या है, डिटरमिनेंट ऑफ a जो है जीरो के बराबर नहीं आया, तो इसका आंसर कुछ और आ गया, तो ये संगत हो गया। अगर यह संगत नहीं आता तो फिर यहाँ पर एक और चीज़ लगाकर हम आगे सॉल्व आउट करते, जो कि हम क्या चीज़ लगाते, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी, यानी कि इस क्वेश्चन का एडजॉइंट निकाल के और फिर इस बी वाले से गुणा कर देते, हमारा आंसर आ जाता। समझ में आ गया ना कि कैसे बनेगा पहला क्वेश्चन। आगे दूसरा तीसरा करोगे ना तो ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा।